हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर सूरज शुक्ला। आज के लेक्चर में हम लोग रिवाइज करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोबेबिलिटी को, जो आपके अपकमिंग जेईई मेन 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो प्रोबेबिलिटी में जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड होते हैं, तो हम लोग एक दो एग्जांपल्स उन क्वेश्चंस के भी करेंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 6 मैरिड कपल्स आर एंजॉयिंग अ बर्थडे पार्टी। इफ 4 पर्सन्स आर चूजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज 1 मैरिड कपल। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? NS। ओके, तो अगर 6 कपल्स हैं तो टोटल पर्सन्स कितने होंगे? टोटल पर्सन्स हो जाएंगे 6 इंटू 2 12। अब 12 में से हमको 4 पर्सन सेलेक्ट करने, तो 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के वेज कितने होते हैं? 12C4। इतने डिफरेंट वेज हो जाएंगे, ये सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी 6 कपल्स या फिर बोले 12 पर्सन्स में से 4 पर्सन सेलेक्ट करने के। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमने 4 पर्सन सेलेक्ट किए हैं उसमें से एक मैरिड कपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे अगर इवेंट ई ले लें कि देयर इज 1 मैरिड कपल। ठीक है, तो ई में कितने एलिमेंट्स आएंगे हमें ये चेक करना है। 1 मैरिड कपल होना चाहिए, 6 मैरिड कपल अवेलेबल हैं आपके पास, तो 6 मैरिड कपल में से कोई भी एक कपल हम चूज कर लेंगे। ठीक है, अब 6 मैरिड कपल में से एक कपल चूज कर लिया, तो एक कपल चूज करने का मतलब है कि हमने 2 जन सेलेक्ट कर लिए। अब हमें टोटल 4 पर्सन सेलेक्ट करने, लेकिन अब कोई और कपल नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमने 6 कपल में से एक कपल को सेलेक्ट किया, तो टोटल 12 पर्सन्स थे। 12 पर्सन्स में से अभी कितने पर्सन्स रह गए? 10 पर्सन्स रह गए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 10 पर्सन्स में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तक हम लोग 2 लोग सिलेक्ट कर चुके थे जो कि कपल थे। अब हमने जो बाकी के 10 पर्सन थे उनमें से एक और सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, क्योंकि दोनों काम एक साथ करने तो इनटू भी कर देंगे। अब कितने लोग सिलेक्ट हो गए? अब टोटल 3 लोग सिलेक्ट हो गए। अब आपको एक और सिलेक्ट करना है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे सिलेक्शन में सिर्फ एक ही मैरिड कपल होना चाहिए। एक मैरिड कपल हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं, तो आपने जिस भी बंदे को सेलेक्ट किया होगा 10 में से, आपने जिस भी एक बंदे को सेलेक्ट किया है, मान लीजिए कि हमने मेल 3 को सेलेक्ट किया है और ये जो कपल था ये मेल M3 और F3 था। ठीक है, तो जैसे ही आपने M3 को सिलेक्ट कर लिया, तो क्या अब आप नेक्स्ट सिलेक्शन में F3 को ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर एक कपल और आ जाएगा। तो जैसे ही हमने M3 को सिलेक्ट किया तो F3 आपके ऑप्शन से डिलीट हो गया। तो 10 में से हमने एक पर्सन सेलेक्ट किया था, अब हमारे पास 9 पर्सन बनने चाहिए थे, लेकिन उसमें से एक जिसकी वजह से एक कपल बन जाता उसको भी हटा दिया, तो हमारे पास टोटल कितने लोग रह गए? 8 लोग रह गए। अब हमें क्या करना है कि वो जो 8 लोग बचे हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये जो एक 6 कपल में से एक कपल का सिलेक्शन है, और फिर हमने एक बंदे को सिलेक्ट किया और फिर एक बंदे को सिलेक्ट किया, तो ये फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NE अपॉन NS, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो 6C1 इज 6, 10C1 इज 10, 8C1 इज 8 अपॉन 12C4 हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, 4 टर्म्स तक लिखेंगे, अपॉन उसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। 4 इंटू 3 12,
10 और 10 कैंसिल हो गया, और 3 3s आर 3 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9, और कुछ तो भी नहीं होता दिख रहा है कैंसिल, तो ये आ जाएगा 32/33। तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो बस इसमें जो बाद में कपल के बाद लोग सिलेक्ट करते थे वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत थी। ठीक है, कुछ और एक क्वेश्चन करते हैं जो डायरेक्ट पीएनसी पर आते हैं। क्वेश्चन है 3 डाइस आर रोल्ड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द 3 डाइस इज P/Q। Probability of getting different numbers on the 3 dice is P/Q, where P and Q are co-prime, then Q minus P is equal to। तो बेसिकली हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन 3 डाइस। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग टोटल आउटकम्स निकाल के देखते हैं कि टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो हम 3 डाइस को रोल करने वाले हैं, उन डाइस के जो रिजल्ट आएंगे वो हम इन 3 प्लेसेस पर लिखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो फर्स्ट प्लेस पर आ सकते हैं। तो जब आप फर्स्ट डाई को रोल करते हो तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो इस फर्स्ट प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हो गए, 6 डिफरेंट ऑप्शंस हो गए। तो यहाँ पर 6 वेज आ जाएंगे इस प्लेस को फिल करने के। फिर हमें सेकेंड प्लेस फिल करना है। सिमिलरली सेकेंड डाई में भी 1 to 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, तो इस प्लेस को भी फिल करने के 6 ऑप्शंस होंगे और नेक्स्ट प्लेस को भी फिल करने के 6 ऑप्शंस होंगे। तो टोटल वेज आ गए 6/3। तो अगर आप 3 डाइस को रोल करते हो तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 6/3। अब हमें यह देखना है, इवेंट हमारा ये है कि हर डाई पर डिफरेंट नंबर अपीयर होना चाहिए। तो अगर डिफरेंट नंबर आना है, इस बार भी तीनों डाइस के जो रिजल्ट आएंगे उनको हम इन प्लेसेस पर फिल करेंगे। फर्स्ट डाई के लिए 6 ऑप्शंस हैं, 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 6 नंबर्स में से जो भी नंबर फर्स्ट डाई में आया है अब वो किसी और डाई में नहीं आ सकता, क्योंकि हमें तीनों रिजल्ट कैसे चाहिए, डिफरेंट चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट नंबर्स ऑन द 3 डाइस। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि जैसे फर्स्ट डाई आपने रोल किया उस पर 2 आया, तो अब सेकेंड डाई पे 2 नहीं आ सकता। कितने नंबर्स आ सकते हैं, 1 to 6 में एक नंबर डिलीट हो जाएगा। तो अभी इस प्लेस को फिल करने के लिए 5 ऑप्शंस बचेंगे। एंड इन सिमिलर वे लास्ट प्लेस को फिल करने के कितने ऑप्शंस बचेंगे, 4। टोटल वेज कितने हो जाएंगे, इन तीनों प्लेस को एक साथ फिल करना है। हम सबको पता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 × 20 आ जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। 6 स्क्वायर को 36 लिख दिया, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 5s आर 20 एंड 4 9s आर 36। ये 5 और 9 आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 5 और 9 को प्राइम है, तो इसको हम P/Q ले सकते हैं। तो आपको वैल्यू निकालनी थी Q माइनस P, तो Q माइनस P का वैल्यू आ जाएगा 9 - 5 एंड 9 - 5 इज 4। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लास्ट पार्ट। ठीक है, इसके बाद कुछ सेट थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं, और सेट थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन। A and B are any 2 events such that probability of A is 0.3, probability of B is 0.1 and probability of A intersection B is 0.16. Then find the probability that exactly one of the events happens. ठीक है, तो ये हम सेट्स बनाकर देख लेना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये मैंने सैंपल स्पेस ले लिया। सैंपल स्पेस को मैं एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करूंगा और इसके 2 सबसेट्स ले लिए A और B। ये सेट A हो गया और ये सेट हो गया B। अब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स हैपन, एग्जैक्टली वन ऑफ A और B।
अगर ए हो तो फिर बी नहीं होना चाहिए, और अगर बी हो तो फिर ए नहीं होना चाहिए। तो कौन सा रीजन चाहिए हमको? ये वाला रीजन चाहिए। इस रीजन में आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे। इस रीजन में ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, या फिर ये वाला रीजन चाहिए हमको। ये दोनों ही रीजन ले सकते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक है, या तो ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। अब ये रीजन निकालना है हमको, ठीक है, और हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये रीजन कैसे चाहिए, इसको मैं एन ई लिख लेता हूं, ठीक है। अगर हम एन ई लिखें और ये रेड जो शेडेड रीजन है वो निकालें, तो एक बार अगर हम क्या कर सकते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स ले लें और एक बार बी के सारे एलिमेंट्स ले लें, ठीक है। तो अगर आप ए के सारे एलिमेंट्स लोगे तो ये पूरा रीजन आ गया, जिसमें ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर आपने जब बी का रीजन लिया तो ए इंटरसेक्शन बी फिर से आ गया, 2 बार आया ये। लेकिन हमें एग्जैक्टली ए और बी चाहिए था, तो हमें जो कॉमन रीजन है ना, ये एक बार भी नहीं चाहिए। और हमने कितने बार इसको इंक्लूड किया हुआ है? 2 बार इंक्लूड किया हुआ है। और हमें ये रीजन एक बार भी नहीं चाहिए, तो आपको 2 बार ये रीजन क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हम माइनस कर देंगे इसमें से 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो रीजन बचेगा ये शेडेड रीजन होगा, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे को डिवाइड कर दें NS से, वैसे आप लोग ऐसे भी याद रखते हैं कि जो सेट थ्योरी में ये सारे रिजल्ट्स होते हैं, इसमें n को आप p से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इसमें हम NS से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो NS से डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इंटरसेक्शन B। तो A इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.3 प्लस बी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.1 माइनस 2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी है 0.16, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 0.4 माइनस 0.32, इसका आंसर आ जाएगा 0.08, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको वेन डायग्राम बनाकर देखना चाहिए, तो क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किया होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको निकालना है, ठीक है, ये हम कब निकालते हैं? जब आपको ऐसा गिवन होता है कि कोई एक इवेंट हो चुका है और फिर किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड इट इज गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ठीक है। तो ये क्या आता है? इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि रोल अ फेयर डाइस ट्वाइस, एक डाइस को हम लोग 2 बार रोल कर रहे हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट द सम ऑफ द 2 रोल्स इक्वल्स 6। तो जो दोनों रोल्स का सम है वो 6 आना चाहिए। ये इवेंट ए हो गया। तो लिख लेते हैं कि इवेंट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो अगर दोनों रोल का सम 6 आना चाहिए तो 1,5 आ सकता है, और क्या आ सकता है? 2,4 आ सकता है, 3,3 आ सकता है, 4,2 आ सकता है और 5,1 हो सकता है। तो इवेंट ए के फेवर में ये 5 आउटकम्स होंगे।
अगर ये आउटकम्स आ रहे हैं तो सम 6 आएगा, ठीक है। और बी इवेंट आपको दिया है कि दोनों नंबर सेम आने चाहिए। बी द इवेंट दैट द सेम नंबर्स कम्स अप ट्वाइस, ठीक है। तो हमें देखो क्या क्या चाहिए, अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी चाहिए। तो हम पहले ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि सम 6 भी होना चाहिए और दोनों नंबर सेम होने चाहिए। तो ऐसा तो सिर्फ एक ही बार मिल रहा है ना आपको, तो इसमें सिर्फ एक ही आउटकम आएगा 3,3 ए इंटरसेक्शन बी में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 1, ठीक है। और अगर आपको लिखना हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मतलब दोनों नंबर्स सेम होने चाहिए, तो आप समझ सकते हैं ऐसा सिर्फ 6 टाइम्स होगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसी सिर्फ 6 पॉसिबिलिटी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा 6। अब आपको चाहिए था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी हो जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी दैट इज 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट 1/6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी दैट एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन हिट एन एनिमी एट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड शॉट आर 0.6, 0.7 एंड 0.1 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द गन हिट्स द प्लेन, ठीक है। तो इसमें आपको पहले तो ये समझना होगा कि जो तीनों शॉट हैं ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अगर फर्स्ट शॉट टारगेट को हिट करता है या नहीं करता है, इससे सेकेंड शॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों शॉट इंडिपेंडेंट हैं। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट का केस है। तो हम लोग इवेंट ए मान लेते हैं, द प्लेन is hit in first shot, ठीक है। और बी ले लेते हैं, द प्लेन इज हिट इन सेकेंड शॉट। और सी इवेंट ले लेते हैं, द प्लेन इज हिट इन थर्ड शॉट, ठीक है। अब देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्लेन हिट हो जाए। तो प्लेन देखो कितने तरह से हिट हो सकता है। हो सकता है कि वो फर्स्ट शॉट में हिट हो जाए, या सेकंड शॉट में हिट हो जाए, या थर्ड शॉट में हिट हो जाए, या फिर तीनों में से कोई 2 शॉट प्लेन को हिट करें, या तीनों शॉट हिट करें। तो जब आप डायरेक्ट काउंट करने जाओगे तो बहुत सारे केसेस मिलेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि अगर प्लेन हिट नहीं होगा तो क्या रह जाएगा। मतलब ये अगर प्लेन हिट करना है हमको किसी भी हाल में, अगर हिट नहीं होगा तो क्या होगा। ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी कि जब तीनों के तीनों शॉट प्लेन को हिट ना करें। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको ये करना चाहिए कि हमें टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज 1, टोटल प्रोबेबिलिटी में से वो केस माइनस कर देने चाहिए, वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी चाहिए जब ये प्लेन हिट नहीं होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक केस है कि जब तीनों के तीनों शॉट में प्लेन हिट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए आपको इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना था, मैं इस इवेंट को ए ले लेता हूं, दैट द प्लेन इज हिट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से मैं माइनस कर दूंगा जब ये प्लेन हिट नहीं होगा। प्लेन हिट नहीं होगा मतलब शॉट ए नहीं लगना चाहिए, इसको ए बार से डिनोट कर देंगे। साथ ही साथ शॉट बी भी प्लेन को हिट नहीं करना चाहिए, और थर्ड शॉट भी में भी प्लेन हिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्योंकि
ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, तो ए बार बी बार ये सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। और अगर ए बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी को आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, सिंस ए बार बी बार एंड सी बार आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा, तो ए के होने का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी अगर p है तो उसके ना होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 माइनस p। ठीक है, तो a के ना होने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ c। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.7, तो 1 माइनस 0.7 इज 0.3 इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 12 इंटू 9 108 और 0.108, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 298। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है 2 डाइस आर थ्रोन इंडिपेंडेंटली, लेट ए बी द इवेंट द नंबर अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द नंबर अपीयर्ड ऑन द सेकेंड डाई, A be the event that the number appeared on the first die is even and that on the second die is odd, and C be the event that the number appeared on the first die is odd and that on the second die is even. Then, ठीक है, the number of favorable cases of the even A union B intersection C is 6. इवेंट होगा, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो देखिए ए पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, इवेंट ए है, ए बी द इवेंट दैट द नंबर अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई इज लेस देन द नंबर अपीयर्ड ऑन द सेकेंड डाई। फर्स्ट डाई में सेकेंड डाई के कंपैरिजन में नंबर छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए। और सी इवेंट क्या है, सी बी द इवेंट दैट द नंबर अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई इज ऑड एंड इज सेकेंड डाई इज इवन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये हो गया कि दोनों चीजें होनी चाहिए मतलब फर्स्ट डाई पर नंबर छोटा होना चाहिए और सेकेंड पर बड़ा होना चाहिए, और फर्स्ट डाई पर ऑड होना चाहिए और सेकेंड डाई पर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, हमें फर्स्ट डाई पर ऑड नंबर लेना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट डाई पे ऑड नंबर लेना है तो 1 ले सकते हैं, और सेकेंड डाई में नंबर उससे फर्स्ट डाई में नंबर लेस होना चाहिए सेकेंड डाई से, तो सेकेंड डाई पर हमें इवन लेना है, तो 1 के साथ आप 2 ले सकते हो, 1 के साथ में आप 4 ले सकते हो, 1 के साथ में आप 6 ले सकते हो। ये 3 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 1 के साथ। ठीक है,
ओके, फर्स्ट डाई में आपको ऑड चाहिए, तो 1 के अलावा जो ऑड नंबर आप ले सकते हैं वो 3 ले सकते हैं। सेकेंड डाई में इवन चाहिए, लेकिन वो इवन नंबर बड़ा भी होना चाहिए फर्स्ट नंबर से, क्योंकि ए और सी एक साथ होने चाहिए। तो सेकेंड नंबर अगर हमें फर्स्ट नंबर से बड़ा लेना है, क्योंकि ए इवेंट भी होना चाहिए, तो 3 के बाद हम लोग ले सकते हैं 4 और 3,6, ठीक है। इसके बाद में 3 के बाद अगर कोई ऑड नंबर फर्स्ट प्लेस पर लिया जा सकता है तो 5 लिया जा सकता है। अब सेकेंड प्लेस पर हमें ग्रेटर भी लेना है 5 से और इवन भी लेना है, तो ये 5,6 आ जाएगा, ठीक है। और इसका यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। अब बी इंटरसेक्शन सी में क्या है कि बी में आपको लेना है बी द इवेंट दैट द नंबर अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट डाई इज इवन एंड इन द सेकेंड डाई इज ऑड, ठीक है। अब बी में फर्स्ट डाई में इवन होना चाहिए, सेकेंड डाई में ऑड होना चाहिए। सी में फर्स्ट में ऑड होना चाहिए और सेकेंड में इवन होना चाहिए। तो बताइए बी इंटरसेक्शन सी क्या कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि बी और सी में कंडीशंस कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। बी में फर्स्ट प्लेस पर आना चाहिए इवन और सेकेंड डाई में ऑड आना चाहिए। सी में फर्स्ट डाई में ऑड आना चाहिए और सेकेंड में इवन आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा। तो जब इसका यूनियन लेंगे तो वापस से यही सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो आपसे पूछा गया था कि द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज 6, और ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं अगर उनका इंटरसेक्शन एक नल सेट आता है, अगर वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। तो हमें ये देखना है कि ए और बी नल सेट होगा क्या। तो सेट ए है कि फर्स्ट नंबर सेकंड से लेस होना चाहिए, और बी है कि फर्स्ट इवन होना चाहिए और सेकंड कैसा होना चाहिए? ऑड। फर्स्ट कैसा होना चाहिए? इवन, ठीक है। तो इवन ऑड लेना है और फर्स्ट नंबर लेस भी लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो बी में फर्स्ट इवन था, फिर फर्स्ट डाई इज इवन, तो 2 और 3 ले सकते हैं, सेकेंड ऑड होना चाहिए। 2 और 5 ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ नंबर्स आ जाएंगे। ये नल सेट तो नहीं आ रहा है, और क्योंकि ये नल सेट नहीं आ रहा है इसलिए ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन देखते हैं, द नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ द इवेंट्स ए बी एंड सी आर 15, 6 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए के लिए कितने फेवरेबल आउटकम्स होंगे? तो ए में हमें बी से लेस नंबर लेना है, ठीक है। तो आप जैसे 1 लेते हो तो 1 के साथ आप 5 कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। लिख कर देख लेते हैं। जैसे आपने फर्स्ट प्लेस पर 1 ले लिया, ठीक है, तो सेकंड प्लेस पर आप क्या ले सकते हैं? 2, 3, 4, 5 और 6, 5 ऑप्शंस हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट प्लेस पर 2 ले लिया तो 3, 2,4, 2,5, 2,6, ऐसे 4 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं तो आप समझ रहे होगे कि 3,4, 3,5 एंड 3,6। फिर हम 4 से स्टार्ट करेंगे तो 2 केसेस बनेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ एक ही केस बनेगा। तो यहाँ से 5 केसेस आ रहे हैं, प्लस यहाँ से 4 केसेस आ रहे हैं, फिर 3 और फिर 2 और फिर 1, ठीक है। तो ये सम हो जाएगा 15। तो ए के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने? 15, ठीक है।
फिर सेकेंड केस ये है, सेट बी के लिए फेवरेबल आउटकम्स देखने थे। तो सेट बी था कि फर्स्ट प्लेस पर इवन होना चाहिए और सेकेंड प्लेस पर ऑड होना चाहिए। तो आपको दो प्लेसेस फिल करने होंगे। फर्स्ट प्लेस पर अगर इवन आपको फिल करना है तो एक डाई में 3 इवन नंबर्स होते हैं, और सेकेंड प्लेस पर अगर ऑड फिल करना है तो 3 ऑड पॉसिबल नंबर्स होते हैं। तो सेकेंड प्लेस को फिल करने के 3 डिफरेंट वेज हो जाएंगे, और क्योंकि दोनों प्लेस एक साथ फिल करने हैं तो कितने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे सेट बी के लिए 9, और सिमिलरली सी के लिए भी कितने फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 9। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको ये दिया था कि ए, बी और सी के लिए फेवरेबल आउटकम्स 15, 6 और 6 होंगे, जबकि करेक्ट आंसर होगा 15, 9 एंड 9। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बी और सी इंडिपेंडेंट इवेंट्स तब होंगे जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के इक्वल हो। लेकिन अगर आप देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी 0 आ रहा है, ये नल सेट आ रहा था, हमने करके देखा था अभी ये कि ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं थे जो बी और सी को सेटिस्फाई करें, क्योंकि बी में फर्स्ट प्लेस पर इवन, सेकेंड पे ऑड चाहिए, और सी में फर्स्ट पे ऑड, सेकेंड पे इवन चाहिए। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। जबकि सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन जीरो होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी सिमिलरली नॉन जीरो होगा। तो ये दोनों कभी भी इक्वल तो नहीं आने वाले, और अगर इक्वल नहीं है तो बी और सी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। हाँ, बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जरूर हैं। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चंस के थ्रू हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को रिवाइज किया। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स का अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इन अ गेम 2 players A and B take turns in throwing a pair of fair dice starting with player A, and total of scores on the dice in each throw is noted. A wins the game if he throws a total of 6 before B throws a total of 7. Else B wins the game. The game stops as soon as either of them wins. Probability of A winning the game is. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पहले तो आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। एक गेम, ए और बी एक गेम खेल रहे हैं। ए से स्टार्ट हो रहा है गेम। ठीक है, ए एंड बी टेक टर्न्स इन थ्रोइंग अ पेयर ऑफ फेयर डाइस स्टार्टिंग विद द प्लेयर ए। ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और गेम क्या है कि ए पहले एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करेगा, और अगर सम 6 आ गया, सम 6 मतलब जो डाइस के अपर फेसेस पर नंबर्स आ रहे हैं उनका सम 6 होना चाहिए। अगर उसका सम 6 आ गया तो ए विनर हो गया। ठीक है, अदरवाइज बी का टर्न आएगा, और अगर बी ने डाई थ्रो किए, 7 अगर उसको मिल गया, सम 7 आ गया तो बी विनर हो जाएगा। अगर 7 नहीं आता है तो फिर से ए का टर्न आएगा। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 और इवेंट मान लेते हैं। एक तो ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 6। ठीक है, डाइस में सम 6 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा ये लिख लेते हैं। तो 6 के कितने केसेस हो सकते हैं, कब कब 6 आएगा। 1 और 5 आ जाए तो 6 आ जाएगा, 2 और 4 आ जाए तो 6 आ जाएगा, 3 और 3 आ जाए तो 6 आ जाएगा, 4, 2 आ जाए तो 6 आ जाएगा, और 5, 1। ये 6 पॉसिबिलिटीज होंगी 6 आने के लिए। तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 6 और टोटल आउटकम्स 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 6 इज 1/6। ठीक है, इसी तरह से हम लोग लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7। तो सम 7 कब कब आएगा, कितने ऐसे आउटकम्स होंगे, और 1,6 आ जाए। ठीक है, या फिर 2,5 आ जाए, या फिर 3,4 आ जाए,
या 4,3 आ जाए, 5,2 एंड 6,1। ठीक है, ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। ठीक है, और यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये 5 केसेस आ रहे थे। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये आंसर होगा 5/36। ठीक है, और इस बार सम 7 के लिए 6 और डिफरेंट वेज आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 7 हो जाएगा 6/36, दैट इज 1/6। ठीक है, ओके। अब देखिए कि ए के जीतने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ऐसा हो सकता है, तुम लोग लिख लेते हैं पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ऑफ ए। ठीक है, इसको पी ए मान लिया। तो क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ए पेयर ऑफ डाई को थ्रो करे, पेयर ऑफ डाइस को थ्रो करे और उसको सम 6 मिल जाए, फर्स्ट टाइम ही वो विनर हो जाए। तो ऐसा होने के कितने चांसेस हैं? मतलब वो डाई को फर्स्ट टाइम थ्रो करे और 6 आ जाए, तो 6 आने के चांसेस हैं 5/36। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई कि फर्स्ट टाइम ही वो गेम को जीत जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमेशा इतना लकी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्स्ट टाइम डाइस को थ्रो करे और सम 6 ना मिले, ये भी हो सकता है। तो और क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी है तो यहां प्लस का साइन लगाएंगे, और अगर सम 6 नहीं आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 5/36। ठीक है, अगर 6 नहीं आएगा तो क्या करेगा? वो बी को डाइस देगा और बी डाइस को थ्रो करेगा। अगर बी डाइस को थ्रो करता है और अगर सम 7 आ गया तो बी विनर हो जाएगा। लेकिन हम लोग किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? ए के विनिंग की। तो बी को हराना जरूरी है, तो बी को अगर हारना है तो उसका सम 7 नहीं आना चाहिए, और सम 7 नहीं आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 7 आने का प्रोबेबिलिटी था 1/6, इसको 1 से माइनस कर दिया तो ये 7 ना आने का प्रोबेबिलिटी हो गया। तो फर्स्ट टाइम जब ए ने थ्रो किया वो नहीं जीतता है, बी ने थ्रो किया वो भी हार जाता है, और फिर से ए का टर्न आता है। तो जब सेकेंड टाइम ए को चांस मिलता है तो हो सकता है कि सेकेंड टाइम में वो 6 आ जाए सम और वो जीत जाए। तो 6 सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36। ये एक दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई कि फर्स्ट टाइम में उसका 6 नहीं आता है, सेकेंड टाइम में, और बी का 7 नहीं आता है फर्स्ट टाइम में, और जब सेकेंड टर्न आता है ए के पास तो उसका 6 आ जाता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो हमेशा, और भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। क्या हो सकता है कि ए जब डाइस को थ्रो करे तो 6 ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 31/36, इंटू बी का टर्न आए और उसका हारना जरूरी है तो उसका भी 7 नहीं आना चाहिए, तो 7 ना आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/6, और फिर से ए का टर्न आए, और जरूरी नहीं कि वो सेकेंड टर्न में जीत जाए, अगर सेकेंड टर्न में नहीं जीतता है तो उसको हार जाएगा, और वो तभी हारेगा जब 6 नहीं आएगा, और 6 ना आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 31/36। फिर से बी का टर्न आएगा और उसका सम 7 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जीतना तो ए को है, तो सम 7 नहीं आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/6। और फिर से ए का टर्न है थर्ड टाइम, और हो सकता है कि उसमें 6 आ जाए, और उसमें अगर 6 आ गया तो वो जीत जाएगा, और 6 आने का प्रोबेबिलिटी होगा 5/36। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक जा सकता है। हो सकता है कि सुबह से शाम तक दोनों थ्रो करते रहें और किसी का ना 6 आए, ए का ना बी का 7 आए। ठीक है, तो ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो गई। ठीक है, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक सीरीज बन रही है 5/36 प्लस, और ये हो जाएगा 31/36 इंटू 5/6 इंटू 5/36। ठीक है, प्लस यहां पर 31/36 इंटू 5/36, ये 2 बार आ रहे हैं,
इंटू 5/36। ठीक है, तो ये एक इनफाइनाइट जीपी आ रही है जिसका कॉमन रेशियो है 31/36 इंटू 5/6, और ये कॉमन रेशियो एक फ्रैक्शन है, तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम फाइनाइट हो सकता है, होगा। और वो फाइनाइट सम क्या होगा, ये आता है a/1 माइनस r, r मतलब कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/36 अपॉन 36 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 6,216 माइनस 155। ठीक है, ये 36 से एक 36 कट जाएगा और ये आ जाएगा 5 इंटू ये 6 ऊपर जाएगा 6 अपॉन ये माइनस करने पर आ रहा है 61, तो आंसर आ जा रहा है 30/61। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 30/61। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए अब टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली एडवांस में। ये मैंने एक एडवांस का प्रॉब्लम लिया हुआ है ताकि इसमें सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी पहले होता क्या है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स दिए हुए हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो इवेंट्स होते हैं जिनमें आप कोई भी दो इवेंट्स लेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। जैसे ये इवेंट्स मैंने ले लिए A1, A2, A3 से लेकर AN तक। ऐसे बीच में कहीं एक इवेंट आएगा AK, ठीक है, कोई इंटरमीडिएट इवेंट हमने ले लिया AK। ठीक है, तो आप अगर इनमें से कोई भी दो इवेंट लेते हो तो उनमें कुछ भी एरिया कॉमन नहीं है। इसका मतलब है कि ये n इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और अगर आप इन सबका यूनियन ले लेते हो तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाता है। अगर सारे सेट्स का यूनियन लेने पर सैंपल स्पेस आ जाता है तो ऐसे सेट्स को हम एग्जॉस्टिव सेट्स बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। तो ये जो A1, A2, A3 से लेकर AN तक n इवेंट्स हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। और एक ओवरलैपिंग इवेंट मान लेते हैं A। तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, अब इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, आपने ये सब किया होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर A1। ठीक है, ये कौन सा रीजन आ जाता है, ये वाला रीजन। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर A2, और लास्ट में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर AN। ठीक है, तो इसको टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे अगर A एक ओवरलैपिंग इवेंट होगा। अब अगर ऐसा हो कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन हो कि A हैज ऑलरेडी अकर्ड, A हो चुका है, फिर इनमें से किसी एक इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी निकालना हो। ठीक है, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अभी हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी किया था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटरसेक्शन A क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर A के अपॉन, ये कहां से आता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर B क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो यहां से अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर B। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटरसेक्शन A को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर A के अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। प्रोबेबिलिटी ऑफ A भी आपने टोटल प्रोबेबिलिटी से निकाला था, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर A1 और अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AN इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर AN। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम हो गया। ठीक है, तो आपने सब कर रखा होगा पहले से ही। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है देयर आर 3 bags B1, B2, B3। द बैग B1 contains 5 red and 5 green balls and B2 contains some red and some green balls। तो चलिए कुछ ऐसे बना लेते हैं ताकि थोड़ी आसानी रहे। ये बैग B1 ले लिया हमने और बैग B1 में कितने रेड, 5 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तो 5 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स। ठीक है, बैग B2 ले लेते हैं। बैग B2 में कितने, B2 कंटेंस 3 रेड एंड 5 ग्रीन बॉल्स, तो इसमें 3 रेड और 5 ग्रीन बॉल्स हैं। बैग B3 में B3 कंटेन रेड एंड 3 ग्रीन बॉल्स, तो इसमें 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है। बैग्स B1, B2 एंड B3 हैव प्रोबेबिलिटीज 3/10, 3/10 एंड 4/10 रेस्पेक्टिवली ऑफ बीइंग चूजन। ठीक है, तो अगर हम लोग इवेंट्स B1, B2, B3 ले लें सच दैट B1 है कि बैग B1 इज चूजन, इवेंट B2 ले लें बैग B2 इज चूजन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है 3/10, 3/10, 4/10। 3/10 probability that bag B2 is chosen is also 3/10 and probability that bag B3 is chosen is 4/10। ठीक है, अब देखते हैं हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है। A bag is selected at random and a ball is chosen at random from the bag, then which of the following options is oblique are correct? मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है ये। तो ए पार्ट में आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन। ठीक है, तो सिलेक्टेड बैग B3 होना चाहिए और चूजन बॉल क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 2 इवेंट्स और लिख लेते हैं। इवेंट G हमने लिख लिया और चूजन बॉल इज ग्रीन। ठीक है, और R इवेंट हमने ले लिया, चूजन बॉल इज रेड। ठीक है, तो अब आपको देखो ए पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था। ए पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है कि सिलेक्टेड बैग इज B3। एक तो बैग कौन सा सिलेक्ट होना चाहिए, B3। ठीक है, एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन, बॉल कौन सी चूज करनी चाहिए, ग्रीन। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, बैग कौन सा सिलेक्ट हो, B3, और बॉल कौन सी चूज करें, ग्रीन। तो बताइए क्या हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G निकालना है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला भी बोलते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अंडर A। ठीक है, जो इवेंट इधर आएगा वही इधर डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B3। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लिख दिया, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ही आता है ये फॉर्मूला A इंटरसेक्शन B का। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है ना। ग्रीन बॉल किसी भी बैग से आ सकता है। ठीक है, तो हमें ऐसे ही लिखना चाहिए, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सभी के लिए वैलिड है, इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो। ठीक है,
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 क्या होगा, तो B3 के होने का प्रोबेबिलिटी मतलब थर्ड बैग चूज किया जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी होगा 4/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B3। G अंडर B3 का मतलब B3 हो चुका है, B3 हो चुका है मतलब बैग सिलेक्ट किया जा चुका है B3। अब अगर बैग हमने सिलेक्ट कर लिया है B3 तो इसी से बॉल निकालेंगे, और फिर इससे बॉल निकाली जाए और वो बॉल कौन सी आए, ग्रीन कलर की बॉल आए। अगर आप बैग B3 से बॉल सेलेक्ट करते हो और वो ग्रीन कलर की आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7, क्योंकि 3 ग्रीन बॉल्स हैं और टोटल कितनी बॉल्स हैं, 8, सॉरी, तो ये 3/8 हो जाएगा, टोटल 8 बॉल्स हैं तो आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 3/20 आ रहा है ये आंसर। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। नहीं करेक्ट है, क्योंकि आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी इज 3/10, आंसर क्या आ रहा है 3/20, तो ए पार्ट तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट चेक करते हैं। प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन इक्वल्स टू, ठीक है, देखिए तो सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, B1, B2 और B3। आपको एक बॉल निकालनी है, किसी एक बैग से निकालनी पड़ेगी, और दोनों का इंटरसेक्शन तो नल सेट ही होगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। और अगर इन तीनों केसेस को हम यूनियन ले लें या तीनों केसेस को कंसीडर करें तो यही सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो तीनों का यूनियन पूरा सैंपल स्पेस भी है, तो ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। अब ग्रीन बॉल एक ओवरलैपिंग इवेंट है, ग्रीन बॉल तीनों बैग में से किसी भी बैग से आ सकता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ G हम टोटल प्रोबेबिलिटी से लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ G हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितना होगा 3/10, ये तो गिवन है हमको, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B1 का मतलब है कि अगर हम बॉल बैग 1 से निकाल रहे हैं और वो फिर ग्रीन बॉल है तो इसके चांसेस होंगे 5/10, क्योंकि 10 टोटल बॉल्स हैं और 5 ग्रीन बॉल्स हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 ये भी आपको गिवन है 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B2, मतलब बैग B2 से हम लोग ग्रीन बॉल निकाल रहे हैं और वो ग्रीन आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 हो जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ये तो हम लोग अभी कैलकुलेट कर भी चुके हैं, और इसका जो आंसर आ रहा था, इसका आंसर था 3/20, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/20। ठीक है, तो ये आ रहा है 15/5 से कट कर देते हैं, 5 2s are 10, 5 2s are 10, तो ये हो गया 3/20 प्लस 3/16 प्लस 3/20। ठीक है, तो अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा 80, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6/20 लिख लेते हैं इसको, तो 3/20 3/20 ये 3/10 हो जाएगा, और प्लस 3/16, तो अगर हम एलसीएम ले लें यहाँ से तो एलसीएम हो जाएगा 80, और 24 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ 15 आ जाएगा, तो 24 प्लस 15 39/80। ठीक है, चेक करते हैं, तो 39/80 जी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन दैट सिलेक्टेड बैग इज B3। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल चूज कर रहे हैं वो ग्रीन है, एंड इट इज गिवन दैट द चूजन बैग इज B3। ठीक है, तो इस बार आपको G अंडर B3 निकालना है। ठीक है,
तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अंडर B3 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन B3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, या इसको तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी अंडर B3 का मतलब ये हो गया कि जब आप ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं शायद, जी अंडर B3 ये आंसर आ रहा था 3/8। जब हम जी अंडर B3 का मतलब है कि बॉल बैग B3 से निकालना है और वो ग्रीन कलर का बॉल आना चाहिए। तो B3 में टोटल 8 बॉल्स थे और ग्रीन कलर के 3 बॉल्स थे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका आंसर 3/8 दिया हुआ है, ये भी सही है। और लास्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन दैट चूजन बॉल इज ग्रीन। तो इस बार ये गिवन है कि जो बॉल आ रहा है वो ग्रीन है और जो बैग सेलेक्ट किया गया होगा वो B3 होगा। इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको। ठीक है, तो हमें चाहिए इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 अंडर G। ठीक है, तो ये कुछ वैसा ही हो गया कि G हो चुका है, तो जो ओवरलैपिंग इवेंट है ये हो चुका है, और फिर हमें इन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स में से किसी एक को निकालना है। ठीक है, इसमें ही कर लेते हैं। ठीक है, तो B3 हो चुका है और हमें G हो चुका है और B3 के होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ G हम कैलकुलेट कर चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ G हमने यहां पर कैलकुलेट किया था और इसका आंसर आता 39/80। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ G अंडर B3 भी हमने कैलकुलेट किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G। ठीक है, बेस थ्योरम। लेकिन इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पूरा फॉर्मूला फिर से नहीं लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन G ये आ रहा था 3/20 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ G भी कैलकुलेट कर चुके हैं और ये आ रहा था 39/80। तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये आ जाएगा 12/39। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में आंसर में क्या दिया हुआ है। आंसर में 5/13 दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर ये आंसर तो करेक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सारी चीज़ें कवर हो गई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल था ये। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है और सभी लोगों ने किया रहता है। देखते हैं क्या है इसमें। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B and C manufacture respectively 20%, 30% and 50% of the total bolts. Of their output, 3, 4 and 2% are respectively defective bolts. A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found the defective, then the probability that it is manufactured by the machine C. ठीक है, तो बोल्ट फैक्ट्री में 3 मशीन्स हैं A, B और C। तो सबसे अलग अलग प्रोडक्शन आता है, वो आपको दिया हुआ है 20%, 30%, 50%। और हर मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट्स भी जैसे मशीन A से अगर टोटल में से 3% डिफेक्टिव बोल्ट्स होते हैं और मशीन B से जो बोल्ट्स आ रहे हैं उनमें 4% डिफेक्टिव हैं और मशीन C से जो बोल्ट आ रहा है उसमें 2% डिफेक्टिव है। और एक बोल्ट हमने रेंडमली कोई भी बोल्ट सेलेक्ट किया और वो बोल्ट एक डिफेक्टिव बोल्ट निकला, तो हमें ये बताना था कि वो जो बोल्ट है वो मशीन C से मैन्युफैक्चर किया गया है। ठीक है, अब देखिए कोई भी डिफेक्टिव बोल्ट कहीं से भी आ सकता है, A से भी आ सकता है, B से भी आ सकता है, C से भी आ सकता है। तो A, B और C, अगर हम इवेंट्स A, B और C ले लें, इवेंट A ले लिया कि बोल्ट इज
मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, ठीक है। और इवेंट बी ले लिया, बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। और इवेंट सी ले लिया, बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, ठीक है। और जो ओवरलैपिंग इवेंट है उसको हम ई ले लेंगे, और ये है सिलेक्टेड बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, ठीक है। तो आपको ये गिवन है कि ई हो चुका है, बोल्ट कैसा है, डिफेक्टिव। और फिर हमें बताना है कि बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आपको समझ आ रहा है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर ई चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी अंडर ई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर सी बाय बेस थ्योरम अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर सी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा, तो बोल्ट अगर मशीन सी से मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक है, तो इसके चांसेस कितने हैं, तो सी से कितना प्रोडक्शन आता है, 50%, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कोई भी बोल्ट अगर मशीन ए से बनाया गया होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100, 20/100 दैट इज 1/5, ठीक है। और कोई भी बोल्ट मशीन बी से प्रोड्यूस किया गया होगा, इसके चांसेस हो जाएंगे 30/100, क्योंकि 30% प्रोडक्शन मशीन बी से आता है, दैट इज 3/10। और कोई भी बोल्ट मशीन सी से प्रोड्यूस किया गया होगा, इसके चांसेस हाफ हो जाएंगे, क्योंकि 50% प्रोडक्शन कहाँ से आता है, मशीन सी से आता है, ठीक है। तो बोल्ट मशीन सी से प्रोड्यूस किया गया होगा, इसके चांसेस हो जाएंगे 50/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर सी, का मतलब ये हो गया कि बोल्ट अगर मशीन सी से प्रोड्यूस किया गया है और फिर वो डिफेक्टिव है, तो सी से जो भी प्रोडक्शन आता है उसमें से 2% कैसे होते हैं, वो डिफेक्टिव होते हैं। 2% डिफेक्टिव होते हैं, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा डिफेक्टिव होने का 2/100, ठीक है, अपॉन ठीक है। बोल्ट मशीन ए से प्रोड्यूस होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 20/100 इंटू, अगर बोल्ट मशीन ए से प्रोड्यूस हुआ और फिर वो डिफेक्टिव होगा, तो 3% डिफेक्टिव होते हैं जो मशीन ए से प्रोड्यूस किए गए, तो इसके चांसेस हो जाएंगे 3/100, क्योंकि 3% डिफेक्टिव आता है मशीन ए से। कोई भी बोल्ट मशीन बी से प्रोड्यूस किया गया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 30/100 इंटू, और अगर वो मशीन बी से प्रोड्यूस किया गया और फिर वो डिफेक्टिव है, तो ऐसा 4% केसेस में होता है, तो इसके चांसेस हो जाएंगे 4/100 प्लस, और ये अभी आपने ऊपर लिखा ही था 50/100 इंटू 2/100। अब 100 तो डिनोमिनेटर से कॉमन आके कट जाएगा, न्यूमिनेटर में आ रहा है ये 100 अपॉन 60 प्लस 120 प्लस 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100 अपॉन 180 280, ठीक है, दैट इज 10/28, तो 5/14 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर होगा 5/14, ठीक है। तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको क्लियर हुआ होगा बेस थ्योरम, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन है, अ बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स 3 वाइट बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 2 रेड 5 ब्लैक एंड 2 वाइट बॉल्स,
one ball is transferred from bag 1 to 2, and then a ball is drawn from bag 2. The ball so drawn is found to to be black in color, then the probability that the transferred ball is red. ठीक है, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है। पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि बैग 1 में कितने कितने बॉल्स हैं। तो बैग 1 में 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक और 3 वाइट बॉल्स हैं। 4 ब्लैक और 3 वाइट बॉल्स हैं बैग 1 में। और बैग 2 में 2, 5 और 2 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स और 2 वाइट बॉल्स। ठीक है, अब एक बॉल बैग 1 से 2 में ट्रांसफर की जा रही है। तो देखिए, जब हम बॉल को बैग 2 में ट्रांसफर करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। जब यहाँ से हम ट्रांसफर करेंगे तो हो सकता है कि बैग 2 में अगर हम लोग बैग 1 से एक रेड बॉल ट्रांसफर करते हैं तो बैग 2 में भी कितनी रेड बॉल्स होंगी, 3 रेड बॉल्स हो जाएंगी, 5 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी और 2 वाइट बॉल्स रहेंगी। या फिर क्या हो सकता है कि हम लोग बैग 1 से एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर करें। अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर करते हैं तो बैग 2 में क्या क्या हो जाएगा, 2 रेड, 6 ब्लैक हो जाएंगे और 2 वाइट बॉल्स रहेंगे। ठीक है, अगर हम लोग बैग 1 से एक वाइट बॉल ट्रांसफर करते हैं तो बैग 2 में क्या हो जाएगा, बैग 2 में 2 रेड बॉल्स रहेंगे, 5 ब्लैक बॉल्स रहेंगे और एक वाइट ट्रांसफर कर देंगे तो 3 वाइट बॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको ये दिया था द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक एंड देन अ बॉल आफ्टर ट्रांसफरिंग अ बॉल फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, अ बॉल इज नाउ ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। बैग 2 से हम एक बॉल निकालते हैं एंड द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी ब्लैक। अब जो ये बॉल आपने निकाली ये ब्लैक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो फर्स्ट बॉल ट्रांसफर की गई थी वो कौन सी थी, वो रेड कलर की बॉल थी। ठीक है, तो अब यहां पर भी देखो ये 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट हो गए कि फर्स्ट बॉल हम रेड ट्रांसफर कर रहे हैं, फर्स्ट बॉल हम ब्लैक ट्रांसफर कर रहे हैं और फर्स्ट बॉल वाइट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इन इवेंट्स को लिख लें तो इवेंट हमने ए ले लिया, द ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, और इवेंट बी ले लिया द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, और इवेंट सी ले लिया हमने द ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो गए। ये तीनों इवेंट्स होने के बाद जो हम सेकेंड बॉल निकाल रहे हैं बैग 2 से वो ब्लैक आ सकती है, तो वो एक ओवरलैपिंग इवेंट हो गया, तो उसको हम ई ले लेते हैं। द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज ब्लैक। और आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि जो सेकेंड बॉल हमने बैग 2 से निकाली है वो ब्लैक है। इसका मतलब है कि इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट ई हो चुका है। फिर आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट बॉल आपने निकाली थी वो रेड थी, मतलब इवेंट ए के होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है, एंड इट इज गिवन दैट इवेंट ई हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो ये भी बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ए, डिनोमिनेटर में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर सी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब ये है कि हम रेड बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप एक बॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसमें से रेड ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है,
तो टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स थी, 3 रेड बॉल थी, उसमें से एक रेड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3C1, ठीक है, अपॉन टोटल बॉल्स कितनी थी, टोटल बॉल्स थी 7 और 3 10, ठीक है, तो 10C1 या फिर उसको 10 लिख सकते हैं, ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर ए। ई अंडर ए का मतलब ये हो गया कि जब आपने एक बॉल ट्रांसफ़र की है वो रेड है, फर्स्ट बॉल जो बैग 1 से ट्रांसफ़र की गई है, और फिर जो सेकंड बैग से बॉल निकाल रहे हैं वो ब्लैक है। तो अगर हमने रेड बॉल ट्रांसफ़र की होगी बैग 2 में, तो अभी बैग 2 में ये सिनेरियो होगा, और इसमें से एक बॉल निकाल रहे हैं वो बैग ब्लैक आ जाए, तो ब्लैक टोटल 5 बॉल्स हैं, तो 5 बॉल्स 5 फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल बॉल्स कितनी है 10। ठीक है, अपॉन, और यहाँ भी वही आ जाएगा 3/10 इंटू 5/10 प्लस, ठीक है। अब सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब जो फर्स्ट बॉल ट्रांसफ़र की गई है वो ब्लैक कलर की हो, तो टोटल 4 ब्लैक बॉल्स थी और टोटल बॉल्स थी 10, तो ये हो जाएगा 4/10 इंटू, और अगर आपने ब्लैक बॉल बैग 2 में ट्रांसफ़र की है तो बैग 2 में भी ये सिनेरियो होगा, 6 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी। अब यहाँ से सेकेंड बॉल जो आए बैग 2 से वो ब्लैक होनी चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/10, क्योंकि 6 ब्लैक बॉल्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल 10 बॉल्स हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब बॉल जो फर्स्ट ट्रांसफ़र की गई है वो एक वाइट बॉल होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10 इंटू, और अगर आपने वाइट बॉल ट्रांसफ़र की है तो अभी बैग 2 में टोटल बॉल्स हो जाएंगी 10 और ब्लैक बॉल्स रहेंगी 5, और उस केस में एक ब्लैक बॉल आने का चांस होगा 5/10, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए। आपको क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है, आपको क्वेश्चंस पहले खुद से ट्राई करने चाहिए, उसके बाद आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कम टाइम में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर करने की कोशिश की है, और आपको अगर ये पसंद आया हो लेक्चर तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।